रिप्रोडक्टिव चैप्टर सिर्फ बायोलॉजी का नहीं है, लाइफ का भी है। लेकिन नीट में ये चैप्टर इमोशन से नहीं, सिचुएशन से पूछा जाता है। एक हार्मोन इधर उधर हुआ और पूरा क्वेश्चन उलट हो जाता है। इस चैप्टर में एग्जामिनर आपसे रट्टा नहीं, सीक्वेंस, रेगुलेशन और टाइमिंग टेस्ट करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, menstrual साइकिल, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, ये जो सारी प्रोसेस है, ये सब कुछ कनेक्टेड है। ठीक है, और यहीं पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डेफिनेशंस नहीं पढ़ाने वाला, मैं आपको सोचना सिखाऊंगा जैसे नीट के एग्जामिनर सोचते हैं। आप अगर 2026 या 27 के नीट एस्पिरेंट हो, या फिर 11th और 12th में हो और बायोलॉजी स्ट्रांग बनाना चाहते हो, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि यहीं से कंसेप्ट क्लियरिटी प्लस मार्क्स दोनों आएंगे। वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो के एंड तक आप जब देखोगे तो आपको जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के जितने भी एमसीक्यू है ना, वो गेस से नहीं, लॉजिक और कॉन्फिडेंस से सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन, द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एज विविपोरस इज मोस्ट critically supported by the fact that fertilization is internal, embryo undergoes complete organogenesis within a maternal body, maternal body provides physiological support during embryonic development, या फिर young ones are delivered after gestation period। चलिए गाइस, इसका आंसर बताइए। 5 सेकंड लेने का है, 5 से 10 सेकंड। आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। इससे पीछे जो भी कुछ एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको बता दूंगा। यस, ऑप्शन नंबर सी, मैटरनल बॉडी प्रोवाइड्स फिजियोलॉजिकल सपोर्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक ग्रोथ। ठीक है, अगर हम बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन को विविपर्स ऑर्गेनिजम्स इसलिए क्लासिफाई किया जाता है क्योंकि ह्यूमन एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वो मैटरनल बॉडी के अंदर होता है, और मदर एम्ब्रियो को कंटिन्यूस फिजियोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिसमें न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन सप्लाई, बाकी कुछ जो कोई वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करना, और कुछ हार्मोनल रेगुलेशन है ना, इसमें शामिल होता है। सिर्फ इंटरनल फर्टिलाइजेशन से या गैस्ट्रेशन विविपेरिटी का डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है, बल्कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान मैटरनल फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस, यही इसका एक मूल आधार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which reproductive event in human is initiated exclusively after puberty but may continue even in advanced age? Gametogenesis in female, gametogenesis in male, implantation, या फिर embryonic development? Yes, option number B is the right answer. Gametogenesis in male. ह्यूमंस में मेल गैमेटोजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है जो प्यूबर्टी के बाद शुरू होती है और एडवांस एज तक चलती है, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया स्टेम सेल की तरह काम करती है और लाइफ लॉन्ग माइटोटिक डिवीजन रिटेन करती है। इसके विपरीत फीमेल गैमेटोजेनेसिस एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही इनिशिएट हो जाती है और मेनापोज के साथ समाप्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, असर्शन ए ये फॉलो करता है कि फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स इन ह्यूमंस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस आफ्टर प्यूबर्टी। रीजन क्या दिया है उसका? स्पर्मेटोगोनिया रिटेन द कैपेसिटी फॉर माइटोटिक डिवीजन थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, both A and R are true and R explains A. Both A and R true, but R does not explain A. A is true, but R is false. A is false, plus R is true. देखिएगा इसका क्या आएगा। यस, both A and R true and R explains A। ठीक है, ह्यूमन्स मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के बाद एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया अपनी माइटोटिक डिवीजन के क्षमता को जीवन भर बनाए रखता है, जिससे हर साइकिल में नए जर्म सेल्स बनते रहते हैं।
इसी स्टेम सेल प्रॉपर्टी के कारण मेल गैमेट फॉर्मेशन कभी परमानेंटली बंद नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which statement correctly differentiate spermatogenesis from oogenesis in humans? Spermatogenesis begin during embryonic life, oogenesis at puberty. Spermatogenesis produce equal gametes, oogenesis produce unequal product. Both process involve equal mitotic division या फिर both cease permanently at middle age. चलिए इसका बताइए क्या होगा आंसर। यस, ऑप्शन नंबर बी, spermatogenesis produce equal gamete, oogenesis produce unequal product। ठीक है। क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर ये है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में मेयोटिक डिवीजन के दौरान साइटोप्लाज्मिक डिवीजन बार बार होता है। ठीक है, सॉरी, बराबर होता है, जिससे चार समान स्पर्म्स बनते हैं, मतलब फोर इक्वल स्पर्म्स। जबकि oogenesis में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन असमान होता है और एक फंक्शनल ओव के साथ पोलर बॉडीज बनती है। ये डिफरेंस मेल और फीमेल गैमेट्स की बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट को दर्शन करती है। ठीक है। नेक्स्ट, फेल्योर ऑफ descent of testes into scrotum during development most directly result in initiation of androgen synthesis, arrest of meiosis in germ cells, degeneration of epidermal ducts, suppression of gonadotropin release। इसका क्या आएगा आंसर। देखिए, सोचिए, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। जो भी कंसेप्ट आपको दिमाग में याद आ रहा है उसको ट्राई कीजिए और आंसर आता है क्या देखिए। यस, इसका आंसर आएगा अरेस्ट ऑफ मेयोसिस इन जेम्स। अगर टेस्टिस अपना विकास के दौरान स्क्रोटम में डिसेंड नहीं कर पाता, जिससे क्या उसको क्या बोलते हैं, क्रेप्टोकिडिज्म बोलते हैं। ठीक है। तो जर्म सेल्स में मियोसिस रुक जाती है क्योंकि मियोसिस एक टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोसेस है और टोटल टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कम होता है। ठीक है। इस स्थिति में टेस्टोस्टेरोन का सिंथेसिस नॉर्मल रहता है लेकिन स्पर्म फॉर्मेशन इंप्रूवमेंट हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, which structural organization of testes maximizes efficiency of sperm production? Presence of interstitial tissue, division into numerous testicular lobules, extensive coiling of seminiferous tubule, proximity to accessory glands। चलिए बताइए गाइस, इसका क्या आंसर आएगा। यस, ऑप्शन नंबर बी, एक्सटेंसिव कॉइलिंग ऑफ सेमनिफरस ट्यूबुल। क्योंकि ह्यूमन टेस्टिस में सेमनिफेरस ट्यूबुल का जो एक्सटेंसिव कॉइलिंग स्पर्म प्रोडक्शन की जो इफिशियंसी है ना उसको बढ़ाता है, क्योंकि कॉइलिंग के कारण लिमिटेड जगह में मोर सरफेस एरिया मिलता है, जिससे ज्यादा जर्मिनल इपिथेलियम डेवलपमेंट होता है और स्पर्म प्रोडक्शन एकदम मैक्सिमम लेवल पे होता है। ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस शो स्टेरॉइड secreting cells located outside the germinal epithelium. These cells are functionally responsible for nourishment of developing sperms, initiation of spermiogenesis, regulation of male secondary sexual character या फिर ट्रांसपोर्ट sperms। चलिए गाइस, ये की क्वेश्चन है, बताइए क्या आएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी, रेगुलेशन ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। क्योंकि टेस्टिस के इंटरसिटी स्पेस में जो स्टेरॉइड सिक्रेटिंग लीडिंग सेल्स है
वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती है, ठीक है, प्रोडक्शन करती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का, जो मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे बियर्ड ग्रोथ, डीप वॉइस एंड मस्कुलर डेवलपमेंट जो होता है उसको रेगुलेट करता है, साथ ही स्पर्मेटोजेनेसिस को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, selective destruction of territory cells in mature male will first affect testosterone secretion, mitotic activity of spermatogonia, nourishment of nourishment and differentiation of germ cell या फिर ejaculation. चलिए guys, बताइए what will be the answer? इसका क्या आंसर होगा? क्या पूछा है? रोल ऑफ सेरोटोनिन सेल्स spermatogenesis में. ऑप्शन नंबर सी, nourishment and differentiation of germ cell. सेरोटोनिन सेल्स को जो टेस्टिस है, ठीक है, जो नर्स सेल्स कहा जाता है उसको, क्योंकि ये डेवलपमेंट जेम्स को नरिशमेंट, प्रोटेक्शन और डिफरेंशिएशन के लिए एकदम इम्पोर्टेंट माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करती है। सेरोटोनिन सेल्स के बिना जर्म सेल्स का विकास पॉसिबल नहीं है और स्पर्मेटोजेनेसिस पूरी तरह से डिस्ट्रिक्ट हो जाती है, चाहे टेस्टोस्टेरोन लेवल का नॉर्मली क्यों ना हो, ठीक है। नेक्स्ट, which hormone cell interaction is essential for indirect stimulation spermatogenesis? SS to leading cells, LS to sulfur cells, LS to leading cells, androgen to pituitary. ठीक है, इनडायरेक्ट स्टिमुलेशन बोला है, पूछा है, लगा जिसका बताइए क्या है आंसर। इसका आंसर क्या आएगा? LS टू लीडिंग सेल्स। मतलब अभी इसमें क्या होगा, आपने पूछा है कि इनडायरेक्ट हार्मोनल स्टिमुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। ह्यूमन वेल में जो एलएच हार्मोन होता है, ठीक है, वो लीडिंग सेल्स पर वर्क करता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन का जो सिक्रेशन है वो होता है, और ये टेस्टोस्टेरोन सेरोटोनिन सेल्स के मीडियम से जर्म सेल के क्या बोलते हैं उसको, अम, उसको बढ़ावा करती है, उसको सपोर्ट करती है डेवलपमेंट में, ठीक है। इस प्रोसीजर से अगर सॉरी इस मीडियम से अगर देखें हम, तो एलएस स्पर्मेटोजेनेसिस को सीधे रूप में नहीं ये करता, स्टिमुलेट नहीं करता, ठीक है, इनडायरेक्ट वे में करता है, ठीक है। नेक्स्ट, question number 10. A decrease in sperm motility despite normal sperm count most likely indicate impaired function of seminiferous tubules, accessory glands and epidermis, leading cells या फिर hypothalamus. चलिए guys, क्या पूछा है देखिए एक बार, reduce sperm motility with normal sperm count पूछा है, इसका क्या आएगा आंसर? यस, ऑप्शन नंबर बी, सेकंड, accessory gland and epidermis. अगर किसी सीमन सैंपल में स्पर्म काउंट नॉर्मल हो लेकिन स्पर्म मोटेलिटी कम हो, तो इसका मतलब ये होता है कि स्पर्म प्रोडक्शन ठीक है, लेकिन फंक्शनल मैचुरेशन उसमें ये नहीं है, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट नहीं करता, ठीक है। स्पर्म मोटेलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी इपिडेर्मिस और एसेसरी ग्लैंड सिक्रेशन के मीडियम से डेवलप होता है, ठीक है, इसलिए इन स्ट्रक्चर के जो डिसफंक्शंस से स्पर्म क्वालिटी घट हो जाती है, ठीक है, अगर प्रॉपर वर्क नहीं किए तो, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11. Which event marks the completion of meiotic division during male gametogenesis? Formation of spermatids, spermiogenesis, permeation, capacitation. क्या पूछा है? Completion of meiotic division in male gametogenesis. कंसेप्ट पे ध्यान दो, तभी क्लियर होगा।
क्या आएगा इसका आंसर? यस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड्स, ऑप्शन नंबर ए। मेल गैमेटोजेनिस में जो कोई मेयोटिक डिवीजन होता है, उसका कंप्लीशन स्पर्मेटेड के फॉर्मेशन पर होता है, क्योंकि मियोसिस वन और मियोसिस टू के बाद ये प्रोसेस होने के बाद ही डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या जो प्रोसेस फॉलो करता है, इसे हैप्लॉयड स्पर्मेटिड्स बनते हैं। ठीक है। इसके बाद होने वाली स्पर्मियोजेनेसिस जो प्रोसेस है, सिर्फ स्ट्रक्चरल और मॉर्फोलॉजिकल ट्रांसमिशन होती है, जिसमें कोई सेल डिवीजन परफॉर्म नहीं करती या फिर शामिल नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, reduction in chromosome number from diploid to haploid occurs during mitotic division of spermatogonia, first meiotic division of primary spermatocyte, second meiotic division of secondary spermatocyte, या फिर spermiogenesis। चलिए guys, बताइए इसका क्या होगा। इसमें कंसेप्ट क्या पूछा है? स्टेज ऑफ रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर। ठीक है। हर क्वेश्चन में कोई ना कोई क्या बोलते हैं उसको, कंसेप्ट है। तो देखिए क्या कंसेप्ट लगता है। आपके कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं हो रहे तो एक बार अप्लाई करो, अपना जो कंसेप्ट है खुद का कंसेप्ट अप्लाई करो। नहीं हो रहा तो मैं तो बता ही रहा हूँ। ठीक है। क्या आएगा इसका आंसर? यस, ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्योंकि क्रोमोसोम नंबर का जो रिडक्शन है वो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सिर्फ मेयोसिस के फर्स्ट डिवीजन में होता है, जिससे रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है। क्योंकि इस स्टेज पर होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, ये सबको पता है। मेयोसिस टू एक इक्वेशनल डिवीजन होती है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर जो होता है उसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, एसोसिएशन क्या दिखा है, क्या दिया है देखो, और रीजन भी देखो। ठीक है, एसोसिएशन ये है कि sperms released from seminiferous tubule are incapable of fertilizing an ovum। और रीजन क्या है उसका? Functional maturation of sperms require separations from accessory ducts and glands. Both A and R true and R explains A. Both A and R true but R does not explain A. A is true but R is false. A is false but R is true। थोड़ा ट्रिकी है, देखो क्या आएगा इसका आंसर। कॉन्सेप्ट क्या पूछा है इसमें? फर्टिलाइजिंग एबिलिटी ऑफ स्पर्म्स जो रिलीज होती है सेमनिफरस ट्यूबुल से। ठीक है। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो और बताओ इसका क्या आएगा आंसर। यस, ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। क्योंकि सेमनिफरस ट्यूबुल से रिलीज होने वाले स्पर्म्स तुरंत फर्टिलाइजेशन से, मतलब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए क्या बोलते हैं उसको, मैच्योर नहीं होते। ठीक है। क्योंकि उनमें मोटेलिटी, मेम्ब्रेन मैच्योरिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी नहीं होती है, मतलब इस प्रोसेस तक नहीं होती, डेवलपमेंट नहीं होता उनका। ठीक है। स्पर्म्स की जो फंक्शनल मैच्योरेशन एसेसरी डक्ट है या फिर एपिडर्मिस है और एसेसरी ग्लैंड है, उनका जो सिक्वेशन होता है वो इसी माध्यम से होता है, जो उन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए कंपिटेंट बनाते हैं, या फिर ऐसा बोल के उनको मैच्योरेशन लेवल तक वो उनको सपोर्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट, question number 14, which structural features of sperm is most directly associated with its ability to penetrate the ovum? ठीक है। मिडल पीस रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया, टेल विथ एक्सोनोमल अरेंजमेंट, क्रोमोसोम कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, या फिर हैप्लॉइड न्यूक्लियस। चलो गाइस देखिए इसमें क्या पूछा है। स्पर्म का स्ट्रक्चर पूछा है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ओवम पेनिट्रेशन के लिए। तो आपको पता होना चाहिए स्पर्म का स्ट्रक्चर। इसमें क्या कंसेप्ट आएगा देखो, क्या आएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी,
एक्रोसोम कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है। स्पर्म की ओवियम को ओवम को जो पेनिट्रेट करने की जो क्षमता होती है वो एक्रोसोम से संबंधित होती है। ठीक है, क्योंकि एक्रोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जैसे एंजाइम्स होते हैं, या फिर उसको जो क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड है, याद नहीं आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, हाइरूनोनाइडाइज कुछ तो बोलते हैं। ठीक है, और एक्रोजन होते हैं, ठीक है, जो जोना पेलुसिडा को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। मोर्टेलिटी या न्यूक्लियस के जेनेटिक कंटेंट फर्टिलाइजेशन के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन पेनिट्रेशन के लिए एक्रोसोमल एंजाइम जो एक्टिविटी है वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, release of mature spermatozoa from Sertoli cells into lumen of seminiferous tubule is termed as spermatogenesis, permeogenesis, permeation, ejaculation. बेसिकली क्या पूछा है, रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टरी सेल, ये पूछा है। कंसेप्ट का नाम है रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टरी सेल। इसका क्या आएगा आंसर गाइस, बताइए, इजी है। यस, ऑप्शन नंबर सी, परमिएशन बोलते हैं इसको, क्योंकि टेरिटोरी सेल से मैच्योर स्पर्मेटोजोआ के सेमिनिफेरस ट्यूबुल के ल्यूमन में रिलीज होता है। ठीक है, वो परमेशन कहलाता है उसको, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के फाइनल स्टेप होता है। परमियोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस से अलग है। ठीक है, परमिएशन सिर्फ रिलीज की प्रक्रिया है और इसमें कोई नया सेल या स्ट्रक्चर नहीं बनता। ठीक है, ये कंसेप्ट है उसका। नेक्स्ट, drug that selectively block NS receptor in testes will mostly immediately affect nourishment of germ cell, initiation of meiosis, synthesis of testicular steroid, form motility in epididymis। चलिए, इसमें क्या पूछा है, इफेक्ट ऑफ ब्लॉकिंग NS receptor in testes। ठीक है, इसका क्या है आंसर। ऑप्शन नंबर सी, सिंथेसिस ऑफ टेस्टिकुलर स्टेरॉइड। इसका एक्सप्लेनेशन क्या आएगा, ठीक है देखिए, अ, अगर टेस्टिस में एलएच रिसेप्टर को सेलेक्टिवली ब्लॉक कर दिया जाए, तो सबसे पहले और जो इम्पोर्टेंट प्रभाव है वो लीडिंग सेल्स द्वारा टेस्टिकुलर स्टेरॉइड हार्मोन्स, जो कि विशेषकर टेस्टोस्टेरोन जो रहता है उसके सिंथेसिस पर डिपेंड होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन के घटने के बाद जो तेजस होती है स्पर्मेटोजेनेसिस उससे भी प्रभावित हो जाती है, लेकिन इनिशियल और इमीडिएट इफेक्ट अगर हम बोले तो एंड्रोजन सिंथेसिस पर होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, synthesis of testicular hormone. Next, question number 17. Which statement best explains why spermatogenesis cannot proceed normally in the absence of fertile cells even if testosterone levels are normal? Fertile cells secrete GnRH locally. Fertile cells regulate scrotal temperature. Fertile cells provide a microenvironment for germ cell differentiation, या फिर fertile cells initiate spermation। Okay, देखिए क्या आएगा इसका आंसर। इसका कंसेप्ट क्या है, नेसेसिटी ऑफ सर्टोरी सेल्स डिस्पाइट नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इसमें ये कंसेप्ट पूछा है, क्या आएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी, सर्टोरी सेल्स प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर germ cell differentiation। स्पर्मेटोजेनेसिस सिर्फ टेस्टोस्टेरोन के प्रेजेंस से पूरी तरह प्रोसीड नहीं कर सकती, क्योंकि सर्टोरी सेल्स germ सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट माइक्रो एनवायरनमेंट, नरिशमेंट, ग्रोथ फैक्टर और कुछ फिजिकल सपोर्ट देता है। इसलिए अगर सर्टोरी सेल्स डिसफंक्शन हो जाए तो टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल होने के बावजूद जर्म सेल्स डिफरेंशिएशन और मियोसिस को प्रभुत्व, सॉरी, उसको इम्पोर्टेंट देती है या फिर प्रभावित हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18। इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ
testes are functionally significant primarily because they contain blood vessels for sperm transport, house cells responsible for androgen secretion, regulate meiotic division of cells या फिर provide passage for seminiferous tube. इसका क्या आएगा आंसर गाइस? कंसेप्ट क्या पूछा है? फंक्शनल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरस्टिशियल स्पेस इन टेस्टिस, ये इसका कंसेप्ट है। अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो इसका आंसर आएगा, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा? यस, ऑप्शन नंबर बी, हाउस सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोजन और एंड्रोजन एक्सप्रेशन, क्योंकि टेस्टिस के इंटरस्टिशियल स्पेस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य लीडिंग सेल्स को स्थान प्रदान करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट देना है। जो एंड्रोजेंस जैसे टेस्टोस्टेरोन को सिंथेसिस करता है, इन स्पेस में ब्लड वेसल और लिम्फेटिक की जो इम्पोर्टेंस है या फिर उपस्थिति है, वो हार्मोन्स के एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट और एंडोक्राइन कोऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट करता है या फिर उसके लिए इम्पोर्टेंट है ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंट कैरेक्टर उसका। चलिए नेक्स्ट, ऑप्शन सॉरी ऑप्शन नंबर क्या था इसका? हाउस सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड्रोजन सिक्रेशन। Next question. Which of the following events occur before spermatogenesis but after completion of meiosis 1? क्या क्या इसका ऑप्शन? ऑप्शन क्या है इसके? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स या फिर रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, कंसेप्ट क्या है इसमें? इवेंट ऑकरिंग आफ्टर मियोसिस 1 बट बिफोर स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, चलिए इसका क्या आएगा आंसर देखिए। यस, ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, क्योंकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है, ये सबको पता है, ठीक है। जो मियोसिस 2 में प्रवेश करता है और स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन मियोसिस 2 के बाद होता है, जबकि स्पर्मियोजेनेसिस उसके बाद की मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस है। इसलिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्टेज मियोसिस फर्स्ट और स्पर्मियोजेनेसिस के बीच की क्या बोलते हैं उसको, प्रोसेस को होते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, in human, male produces sperms continuously throughout the life mainly because meiosis occurs repeatedly in spermatocytes, spermatogonia undergo repeated mitotic division, leading cells do not undergo degeneration, pituitary secretion of FSH never decline। इसका क्या आएगा आंसर गाइस देखिए, क्या पूछा है? रीजन फॉर कंटिन्यूस स्पर्म प्रोडक्शन इन ह्यूमन मेल्स। चलो बताइए इसका क्या आंसर आएगा। यस, ऑप्शन नंबर बी, स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, ह्यूमन मेल्स में स्पर्म प्रोडक्शन लाइफ टाइम प्रोसेस के लिए चलता है, ठीक है, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया स्टेम सेल जैसे जो स्टेम सेल जैसे गुण रखती है और लगातार माइटोटिक डिवीजन करता है। ये कंटिन्यूस माइटोटिक एक्टिविटी नए जर्म सेल्स को सप्लाई बनाए रखती है उनके लिए, जो मेयोटिक डिवीजन के मीडियम से स्पर्म में कन्वर्ट होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, which structural features ensure that seminiferous tubule can support both spermatogenesis and endocrine coordination? ठीक है, presence of red testis, association with interstitial tissue, opening into epididymis, और highly coiled nature। क्या क्या आएगा आंसर गाइस? कंसेप्ट क्या पूछा है? एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन ऑफ सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, इसका क्या आएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, एसोसिएशन विद इंटरस्टिशियल टिश्यू।
ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूबुल एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन को इफेक्टिवली सपोर्ट कर पाता है क्योंकि वे टेस्टिस के इंटरस्टिशियल टिश्यू के बहुत नजदीक स्थित होते हैं, जहां लीडिंग सेल एंड्रोजन का सिक्रेशन करती है। इस क्लोज एसोसिएशन एसोसिएशन के कारण टेस्टोस्टेरोन का डिफ्यूजन सेमिनिफेरस एपिथेलियम तक आसानी से होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस पर डायरेक्ट हार्मोनल इन्फ्लुएंस बना रहता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, देखिए। असर्शन क्या दिया है? स्पर्मेटोजेनेसिस इज डिपेंडेंट ऑन एंड्रोजन। रीजन क्या दिया है? एंड्रोजन आर सिंथेसाइज्ड बाय सेल्स लोकेटेड विद इन सेमिनिफेरस ट्यूबुल। ठीक है, इसका बताइए गाइस क्या आंसर आएगा? यस, ऑप्शन नंबर बी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस एंड्रोजन पर निर्भर होती है, लेकिन एंड्रोजन्स का सिंथेसिस सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर नहीं बल्कि उनके बाहर स्थित इंटरस्टिशियल लीडिंग सेल्स द्वारा होता है। इसलिए ये कहना गलत होगा कि एंड्रोजन ट्यूबल्स के अंदर बनकर स्पर्मेटोजेनेसिस को सपोर्ट करती है, जबकि हम देखें तो वह बाहरी एंडोक्राइन सेल से आकर अपना प्रभाव दिखाती है। ठीक है, दैट्स व्हाई ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिए गाइस। अगर आपको पता होगा तो डायरेक्टली हो जाएगा, नहीं आएगा तो हम बता देंगे। ठीक है। Which of the following correctly represent the route of transport of sperms from their site of formation to outside the body? Seminiferous tubules to epididymis to vas differentia, red testis, urethra. उसका बाद है seminiferous tubule, red testis, vas differentia, epididymis, vas difference. उसके बाद है रेड टेस्टिस, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, उसके बाद एपिडिडाइमिस में, उसके बाद वेल्थ डिफरेंसेस या फिर यूरेथ्रा तक जाएगा। और लास्ट ऑप्शन है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, वेल्थ डिफरेंस, एपिडिडाइमिस या फिर यूरेथ्रा। देखिए क्या है इसका ट्रांसपोर्ट क्या, देखिए ट्रांसपोर्ट क्या है इसमें। रूट पूछा है ट्रांसपोर्ट का, फर्म के ट्रांसपोर्ट का। इजी है, लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा कंफ्यूज कर। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, सेमिनिफेरस ट्यूबुल, उसके बाद रेडी टेस्टिस, वैसा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वैस डिफरेंस। ठीक है। स्पर्म्स का जो ट्रांसपोर्ट है वो अपने फॉर्मेशन साइट सेमिनिफेरस ट्यूबुल से शुरू होकर रेडी टेस्टिस, फिर वैसा एफरेंशिया के माध्यम से एपिडिडाइमिस तक होता है, जहां उनका मैच्योरेशन होता है, और वहां से वैस डिफरेंसेस के थ्रू स्पर्म्स आगे के रिप्रोडक्शन ट्रैक में पहुंचता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का है। एनाटॉमी के हिसाब से हम देखें तो महत्वपूर्ण है और एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये वीडियो हेल्पफुल है, तो अपने जो कोई स्टडी करने वाले दोस्त हैं उनके साथ आप जरूर शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ से हम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको पूरा कंसेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which structure receives sperms directly from vasa efferentia? Vas difference, urethra, epididymis, ejaculate? क्या आएगा गाइस? देखिए इजी क्वेश्चन है। कंसेप्ट क्या है इसका? स्ट्रक्चर रिसीविंग स्पर्म्स फ्रॉम वैसा एफरेंशिया। ठीक है, इजी है, ट्राई करिए, सॉल्व कीजिए। ऑप्शन नंबर सी, एपिडिडाइमिस। वैसा एफरेंशिया से निकलने वाले स्पर्म सीधे एपिडिडाइमिस में प्रवेश करते हैं, जहां से मैचुरेशन, मोटिलिटी और टेम्पररी स्टोरेज की प्रोसेस से गुजरता है। एपिडिडाइमिस इसलिए स्पर्म ट्रांसपोर्ट पाथवे का एक इंपॉर्टेंट फंक्शनल स्टेशन माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, a defect in epididymis is most likely to affect which property of sperms?
क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम फॉर्मेशन, मोटिलिटी एंड मैच्योरेशन, हैप्लोइड नेचर। चलिए इसका क्या आएगा आंसर बताइए। पूछा क्या है, कंसेप्ट क्या पूछा है इसमें? फंक्शनल इंपॉर्टेंस ऑफ एपिडिडाइमिस। ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर सी, मोटिलिटी एंड मैच्योरेशन। क्योंकि एपिडिडाइमिस के सबसे इम्पोर्टेंट कार्य स्पर्म्स को फंक्शनल मैच्योरिटी प्रदान करना है, जिसमें स्पर्म मोटिलिटी का विकास और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को अ, क्या बोलते हैं उसको, एक्विजिशन शामिल होता है। अगर एपिडिडाइमिस में डिफेक्ट हो, स्पर्म्स का क्रोमोसोम नंबर और हैप्लॉइड नेचर से सही होने के बावजूद फर्टिलाइजेशन के लिए योग्य नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट। Which event ensure that sperms are delivered into urethra during ejaculation? Opening of vas deferens into urinary bladder, direct continuation of epididymis into urethra, formation of ejaculatory duct, या फिर fusion of ureters with vas deferens। चलिए guys, इसका क्या आएगा आंसर? क्या पूछा है? फॉर्मेशन ऑफ इजेकुलरी। क्या आएगा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मेशन ऑफ इजेकुलरी। कंसेप्ट ये, इजैकुलरी डक्ट का निर्माण वैस डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल के डक्ट के संयोग से होता है, जो सीमन को यूरेथ्रा तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण पाथवे प्रदान करता है। ये एनाटॉमिकल अरेंजमेंट इंश्योर करता है कि स्पर्म्स सेमिनल फ्लूइड के साथ मिलकर इजैकुलेशन के समय यूरेथ्रा में प्रवेश कर सके। ठीक है, नेक्स्ट। यूरेथ्रा इन ह्यूमन मेल्स इज यूनिक बिकॉज इट functions only during reproduction, originate from epididymis, serves as a common passage for urine and semen, opens separately for urinary and reproductive system। इसका क्या आएगा गाइस बताइए। इसमें कंसेप्ट क्या पूछा है? यूनिकनेस ऑफ मेल यूरेट का। ठीक है, चलिए बताइए क्या आएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर serves as common passage for urine and semen। क्योंकि ह्यूमन मेल्स में यूरेथ्रा एक विशेष स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये यूरिन और सीमन दोनों के लिए कॉमन पैसेज के रूप में काम करता है। ये ड्यूअल फंक्शनल फीमेल यूरेथ्रा में नहीं पाया जाता, जहाँ यूरेथ्रा सिर्फ यूरिनरी सिस्टम का हिस्सा होती है। ठीक है, नेक्स्ट। असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन क्या दिया है? सेमिनल प्लाज्मा इज एसेंशियल फॉर permeability। रीजन दिया है, इट कंटेन्स fructose, कैल्शियम एंड एंजाइम दैट सपोर्ट स्पर्म फंक्शन। चलिए इसमें कंसेप्ट क्या पूछा है? इंपॉर्टेंस ऑफ सेमिनल प्लाज्मा। क्या आएगा आंसर इसका बताइए गाइस। ऑप्शन नंबर ए, both A and are true and R explains A। Seminal प्लाज्मा स्पर्म्स की वेबिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी के लिए इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें फ्रुक्टोज, कैल्शियम आयंस और कई एंजाइम्स होती है जो स्पर्म्स को एनर्जी प्रदान करती है, मोटिलिटी को सपोर्ट करती है और उन्हें फीमेल रिप्रोडक्टिव पैक्ट के एनवायरमेंट में जो अनुकूल है उनके लिए, मतलब अनुकूल प्रोसेस है, सॉरी अनुकूल को क्या बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, फेवरेबल कंडीशन है वो बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट। Which male accessory gland secretion primarily contributes to lubrication during copulation? Seminal vesicle, prostate gland, bulbourethral gland या फिर testis। चलिए इसका क्या आएगा गाइस? बस ऑप्शन नंबर थ्री, bulbourethral gland। बर्बोरेथ्रल ग्लैंड द्वारा सिक्रेट किया गया म्यूकस रिच फ्लूइड कोपुलेशन के दौरान लुब्रिकेशन प्रदान करता है और
यूरेथ्रा में मौजूद एसिडिक यूरिन के अवशेष को न्यूट्रलाइज करता है, जिससे स्पर्म्स के लिए एक सुरक्षित पैसेज तैयार होता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर आएगा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट। Semen sample with adequate sperm count but reduced fertilizing capacity most likely lacks mitogonia, accessory gland secretion, interstitial cells या फिर normal division। देखिए क्या पूछा है इसमें। reduced fertilizing capacity despite normal sperm count। ओके, क्या आएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी, accessory gland secretion। ठीक है, क्योंकि अगर सीमेन सैंपल में स्पर्म काउंट पर्याप्त हो लेकिन फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम हो तो इसका सबसे संभावित कारण एक्सेसरी ग्लैंड सिक्रेशन की कमी होती है, क्योंकि बिना इन सिक्रेशन के स्पर्म्स फंक्शनल मैच्योरेशन, मोटिलिटी और फीमेल ट्रैक में सर्वाइव करने की क्षमता डेवलप नहीं कर पाता। ठीक है, which of the following correctly distinguish spermatogenesis from formation। डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेजेनेसिस एंड स्पर्मेशन का कैसे पूछे, क्या आएगा गाइस बताइए। ऑप्शंस देखिए पूरे, देखिए कुछ आता है इसमें, ना कुछ कंसेप्ट लगा सकते हो क्या, देखो क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी है, हाई लेवल के है, क्योंकि मेरा ये मानना है डे बाय डे नीट का प्रिपरेशन और जो क्वेश्चंस है वो हार्ड आ रहे हैं, तो हम सब में अपने अपने तरह से कोशिश करना बनता है। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट एनसीईआरटी बुक, इट्स अबाउट ओवरऑल बायोलॉजी, तो हमें सब पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो एनसीईआरटी की बुक में दिया है और वही आना चाहिए, नहीं, ओवरऑल पूछते हैं। ठीक है, चलिए क्या गया इसका आंसर। या ऑप्शन नंबर बी, spermogenesis converts spermatids into sperms, spermation release them। ठीक है, अब स्पर्मेजेनेसिस और स्पर्मेशंस दोनों स्पर्मेटोजेनेसिस के अंतर्गत आने वाली प्रक्रिया है, लेकिन इनका अर्थ अलग है, क्योंकि स्पर्मेजेनेसिस में हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स का स्ट्रक्चरल और मॉर्फोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होकर मैच्योर स्पर्म्स बनते हैं, जबकि स्पर्मेशंस उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें ये मैच्योर स्पर्म्स सेरोटरी सेल से छूटकर सेमनीफरस ट्यूबुल्स के लूमेन में रिलीज होता है। ठीक है, लॉट ऑफ डिफरेंस। Next, decline in secretion will directly affect androgen synthesis, differentiation of germ cells, erection of penis, secretion of seminal plasma। चलिए guys, इसका क्या आएगा, इजी है। कंसेप्ट क्या है इसका, इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन इन एफएसएच सिक्रेशन, आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिफरेंशिएशन ऑफ germ। एफएसएच का प्रमुख प्रभाव सर्टोरी सेल्स पर होता है, ठीक है, सबको पता है, जहां ये जर्म सेल के डिफरेंशिएशन और नरिशमेंट को स्टिमुलेट करता है, इसलिए एफएसएच सिक्रेशन में गिरावट का सीधा असर स्पर्मेटोजेनेसिस के सपोर्टिव स्टेजेस पर पड़ता है। एंड्रोजन सिंथेसिस और स्पर्म ट्रांसपोर्ट पर एफएसएच का डायरेक्ट प्रभुत्व नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी थोड़ा अच्छा है क्वेश्चन, इजी है। Which structural component of sperm is developmentally derived as a modification of Golgi apparatus? Middle piece, tail, acrosome, neck। चलिए, कंसेप्ट क्या पूछा है इसमें, ओरिजिन ऑफ एक्रोसोम इन sperm, कहाँ से होता है, ठीक है, ओरिजिन कहाँ से है इसका, बताइए गाइस। ऑप्शन नंबर सी, क्रोमोसोम। स्पर्म का क्रोमोसोम गोल्गी apparatus के विकसित होता है, ठीक है, और स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान एक कैप लाइक जो स्ट्रक्चर के रूप में न्यूक्लियस के ऊपर स्थापित होता है। क्रोमोसोम में
फिर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम फर्टिलाइजेशन के समय जोनल पेलुसिडा को पेनिट्रेट करने के लिए कंपलसरी होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Which factor is not directly involved in initiation of spermatogenesis at puberty? ठीक है, increase GnRH secretion, rise in gonadotropins, activation of living cells, formation of epithelium। क्या आएगा गाइस इसका आंसर? पूछा क्या है? फैक्टर्स इन्वॉल्व इन इनिशिएशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एट प्यूबर्टी। चलिए इसका क्या आएगा आंसर, जल्दी बताइए। यस, ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेशन ऑफ एपिडिडाइमिस। देखिए इसका क्या एक्सप्लेनेशन आ सकता है। प्यूबर्टी के टाइम पे स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत इंक्रीज जीएनआरएस सिक्रेशन, पिट्यूटरी गैनेटोट्रोपिन्स के इंक्रीज होने से और लीडिंग सेल्स की एक्टिवेशन के कारण होती है। ठीक है, जबकि एपिडिडाइमिस का फॉर्मेशन एम्ब्रियोनिक विकास के दौरान ही हो चुका होता है और प्यूबर्टी से कोई सीधा संबंध नहीं है। इनडायरेक्टली बोल सके, डायरेक्टली कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है असर्शन और रीजन का। क्वेश्चन नंबर 35। Sperm motility is essential for fertilization. रीजन क्या दिया है? Sperms must reach the ampullary region of ovulation. चलिए इसका क्या आंसर बताइए गाइस। कंसेप्ट क्या पूछा है? इंपॉर्टेंस ऑफ स्पर्म मोटिलिटी फॉर फर्टिलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज द रीजन? ठीक है, चलिए क्या है इसका आंसर? यस, ऑप्शन नंबर ए। बोथ ए एंड आर टू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। ठीक है, स्पर्म मोटिलिटी फर्टिलाइजेशन के लिए इसलिए अनिवार्य होती है क्योंकि स्पर्म्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के माध्यम से चलकर एम्पलरी रीजन को ओविडक्ट तक पहुंचना होता है, जो फर्टिलाइजेशन का एक्चुअल साइट। इसलिए स्पर्म्स काउंट नॉर्मल होने के बावजूद अगर मोटिलिटी कम हो तो फर्टिलाइजेशन संभव नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Which of the following best explains why sperms released from seminiferous tubules cannot fertilize an ovum indirectly? They lack haploid nucleus, they are structurally incomplete, they have not undergone functional maturation, they cannot survive outside testes। चलिए इसका क्या आंसर आएगा? पूछा क्या है? इनएबिलिटी ऑफ फ्रेशली रिलीज स्पर्म्स टू फर्टिलाइज। बोले गाइस बताइए इसका क्या होगा आंसर? यस, ऑप्शन नंबर बी, दे हैव नॉट अंडरगॉन फंक्शनल मैच्योरेशन। क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूबों से रिलीज होने वाले स्पर्म्स तुरंत फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने अभी तक फंक्शनल मैच्योरेशन कंप्लीट नहीं की होती, जिसमें मोटेलिटी एक्विजिशन, मेम्ब्रेन चेंजेस और फर्टिलाइजिंग कॉम्पिटेंस का विकास एक्सेसरी डक्ट्स और फीमेल ट्रैक में होता है। ठीक है, इन सबका जो विकास होता है ना वो एक्सेसरी डक्ट्स और फीमेल ट्रैक में होता है। चलिए नेक्स्ट। Damage restricted to leading cells would least affect which process? Androgen secretion, development of secondary sexual characters, initiation of meiosis in germ cells या फिर nutrition of developing। चलिए गाइस क्या पूछा है? इफेक्ट ऑफ डैमेज लिमिटेड टू लीडिंग। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग। क्योंकि अगर नुकसान सिर्फ लीडिंग सेल्स तक सीमित हो तो एंड्रोजन सिक्रेशन और मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रभावित होता है, लेकिन डेवलपिंग स्पर्म्स को नरिशमेंट डायरेक्टली प्रभावित नहीं होता है क्योंकि ये जो फंक्शन है सर्टोरी सेल्स द्वारा किया जाता है। ठीक है, विच प्रॉपर्टी ऑफ स्पर्म्स इंश्योर जेनेटिक स्टेबिलिटी अक्रॉस जनरेशन? प्रेजेंस ऑफ एक्रोसोम, मोटाइल टेल, ब्लड क्रोमोसोम सेट या फिर माइटोकॉन्ड्रियल रिच मिडल पीस। क्या कंसेप्ट है इसका? जेनेटिक स्टेबिलिटी इंश्योर्ड बाय, इसके आधार पर क्वेश्चन बनाया है। क्या है इसका आंसर? यस, हैप्लॉइड क्रोमोसोम
देखिए, स्पर्म्स की हैप्लॉइड क्रोमोसोम संख्या जेनेटिक स्टेबिलिटी को इंश्योर करती है क्योंकि फर्टिलाइजेशन के समय हैप्लॉइड स्पर्म और हैप्लॉइड ओवम के फ्यूजन से डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण होता है जिससे हर जनरेशन में क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट बना रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Which condition would impair spermatogenesis without directly altering sperm transport? Obstruction of vas difference, degeneration of seminiferous epithelium, defective ejaculatory duct या फिर absence of bulbourethral secretion। चलिए क्या पूछा है? कंडीशन impairing spermatogenesis without altering transport। इसका क्या आएगा आंसर गाइस बताइए। नंबर बी, degeneration of seminiferous epithelium। क्योंकि अगर सेमिनिफेरस एपिथेलियम डीजेनरेट हो जाए तो स्पर्मेटोजेनेसिस डायरेक्टली प्रभावित हो सकती है क्योंकि जर्म्स सेल का जो फॉर्मेशन है और डिफरेंशिएशन इसी एपिथेलियम में होता है। जबकि स्पर्म ट्रांसपोर्ट वैस डिफरेंस और एक्सेसरी डक्ट्स के माध्यम से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। The primary biological role of testosterone during spermatogenesis is to initiation of initiate mitosis in spermatogonia, support progression of mitotic division, facilitate sperm transport या फिर induce ejaculation। चलिए क्या गया इसका आंसर? पूछा क्या है? प्राइमरी रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या गया इसका आंसर? यस, सपोर्ट प्रोग्रेशन ऑफ meiotic डिवीजन। देखिए, टेस्टोस्टेरोन का मूल बायोलॉजिकल रोल स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान मेयोटिक डिवीजन के प्रोग्रेशन और मेंटेनेंस को सपोर्ट करना होता है, न कि स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस इनिशिएट करना या स्पर्म ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Which change would most directly reduce the efficiency of spermatogenesis without altering androgen level? क्या ऑप्शन है? रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू interstitial tissue, damage to seminiferous epithelium, obstruction of epididymal duct या फिर inhibition of bulbourethral secretion। चलिए इसमें क्या कंसेप्ट पूछा है? रिड्यूस एफिशिएंसी ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस विदाउट चेंजिंग एंड्रोजन लेवल। इस आधार पर एक क्वेश्चन बनाया हुआ। क्या आएगा इसका आंसर? यस, ऑप्शन नंबर बी, डैमेज टू सेमिनिफरस इपिथेलियम। क्योंकि अगर स्पर्मेटोजेनेसिस की इफिशियंसी कम हो जाए लेकिन एंड्रोजन लेवल नॉर्मल रहे तो इसका सबसे संभावित कारण सेमिनिफरस एपिथेलियम का डैमेज होता है। क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस का एक्चुअल साइट जर्मिनल एपिथेलियम होता है। इस स्थिति में लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं लेकिन जर्म सेल्स का फॉर्मेशन और डिफरेंशिएशन प्रभावित हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये भी क्वेश्चन है असर्शन और रीजन का। देखिए क्या क्वेश्चन है। असर्शन दिया है सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स आर द प्राइमरी साइट ऑफ फॉर्मेशन। रीजन क्या दिया है? दे प्रोवाइड बोथ meiotic machinery and nutritional support to germs। इसका क्या आएगा आंसर है? यस करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर टू आर एक्सप्लेन्स ए। क्योंकि देखिए सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स स्पर्म फॉर्मेशन को प्राइमरी साइट होता है। ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन का प्राइमरी साइट होता है क्योंकि यही जर्म सेल्स मेयोसिस के माध्यम से स्पर्मेटिड्स बनाते हैं और सर्टरी सेल्स उन्हें नरिशमेंट और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रदान करता है। इसी कारण सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए
कंप्लीट मशीनरी प्रोवाइड करता है जिससे असर्शन और रीजंस दोनों सही होते हैं और रीजंस असर्शन को एक्सप्लेन करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, which features best explains the continuous nature of spermatogenesis in humans? Periodic LH search, absence of meiotic arrest, persistent mitotic division of spermatogonia या फिर continuous secretion of seminal plasma। चलो, पूछा क्या है? Basis of continuous spermatogenesis in humans। क्या आएगा इसका आंसर गाइस? देखिए, सोचिए। बस ऑप्शन नंबर सी, persistent mitotic division of spermatogonia। देखिए, ह्यूमन मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस का कंटिन्यूस होना ही इस बात पर आधारित है कि स्पर्मेटोगोनिया अपनी माइटोटिक डिवीजन की क्षमता जीवन भर बनाए रखे। ये स्टेम सेल्स जैसे अ, नई जर्म सेल्स पॉपुलेशन को लगातार जन्म देते हैं। ठीक है। जिससे स्पर्म प्रोडक्शन कभी परमानेंटली बंद नहीं होता। ठीक है। तो ये है उसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, a male with normal testosterone level but impaired spermatogenesis is most likely to have a defect in leading cells, pituitary cells, prostate gland या फिर vas deferens। क्या गैस आंसर है? क्या पूछा है? नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन बट इम्पेयर्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या आंसर आएगा इसका गाइस? यस, ऑप्शन नंबर बी, सर्टोरिसेस। अगर किसी मेल में टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल हो लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस इम्पेयर्ड हो तो इसका कारण पर सर्टोरी सेल्स का डिफेक्ट होता है, क्योंकि सर्टोरी सेल्स जर्म सेल्स को नरिशमेंट, प्रोटेक्शन और डिफरेंशिएशन के लिए आवश्यक माइक्रो एनवायरनमेंट प्रदान करता है। इसलिए लीडिंग सेल्स के नॉर्मल होने के बावजूद स्पर्मेटोजेनेसिस डिस्टर्ब होता है। ठीक है। नेक्स्ट, विच इवेंट temporarily coincides with the initiation of spermatogenesis at puberty? First, ejaculation, increase GnRH secretion, formation of epididymis, onset of spermiogenesis। क्या पूछा है? इवेंट विथ इनिशिएशन ऑफ spermatogenesis at puberty। क्या आएगा इसका आंसर? आंसर बोलिए गाइस, क्या आएगा इसका? चलिए, क्या आंसर आएगा? इंक्रीज जीएनआरएच सिक्रेशन। देखिए, प्यूबर्टी के दौरान स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच के इंक्रीज सिक्रेशन के साथ होती है, जो पिट्यूटरी से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएस रिलीज को स्टिमुलेट करता है। यह हार्मोनल एक्टिवेशन टेस्टिकुलर फंक्शंस को इनिशिएट करता है, जबकि पहला एजुकेशन या स्पर्मियोजेनेसिस बाद की जो इवेंट है, जो घटना है, इसकी बात की है। ठीक है। चलिए, question number 46. Which statement regarding accessory ducts is more accurate? They initiate sperm formation, they are hormonally inactive, they store and transport sperms, they produce androgens। चलिए, क्या है इसका आंसर है? चलो बताइए, पूछा क्या है? फंक्शनल रोल ऑफ एक्सेसरी डक्ट्स। तो एक्सेसरी डक्ट्स आपको पता होना चाहिए। चलो, क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, दे स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म। ठीक है। एक्सेसरी डक्ट जैसे एपिडिडाइमिस, वास्ट डिफरेंस और इजैकुलरी डक्ट स्पर्म्स के फॉर्मेशन में भाग नहीं लेते। ठीक है। इस इवेंट में इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि उनका जो मेन फंक्शन है स्पर्म्स को स्टोर करना, मैच्योर करना और उन्हें टेस्टिस से बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट करना हो। इसलिए एक्सेसरी डक्ट्स को स्पर्मेटोजेनेसिस के बजाय स्पर्म हैंडलिंग स्ट्रक्चर माना जाता है।
ठीक है, चलिए next. A block at level of vasa differentia would most directly prevent sperm maturation, sperm transport from testis, ejaculation, fertilization. क्या पूछा है? इफेक्ट ऑफ ब्लॉकेज एट वैसा डिफरेंशियल. क्या आएगा इसका आंसर गाइस? ऑप्शन नंबर बी, स्पर्म ट्रांसपोर्ट फ्रॉम टेस्टिस. ठीक है, वैसा एफरेशिया पर ब्लॉक होने से स्पर्म्स का टेस्टिस से एपिडिडाइमिस तक का जो ट्रांसपोर्ट है वो रुक जाता है, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस के अंदर चलती रह सकती है, लेकिन स्पर्म्स आगे का रिप्रोडक्टिव ट्रैक में नहीं पहुंच. इस प्रकार का जो ब्लॉक सीधे रूप से स्पर्म ट्रांसपोर्ट को प्रभावित करता है. ठीक है, नेक्स्ट. Which structural adaptation of seminiferous tubules supports high sperm output? Straight tubular arrangement, thin epithelial lining, extensive coiling within lobules, or presence of smooth muscle. क्या पूछा है? Structural adaptation supporting high sperm output. क्या आएगा इसका आंसर है? बताइए. Yes. Option number C. Extensive coiling and extensive coiling within lobules. ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? सेमिनिफरस ट्यूबुल्स का एक्सटेंसिव कॉइलिंग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर हाई स्पर्म आउटपुट को सपोर्ट करता है, क्योंकि इस अरेंजमेंट से लिमिटेड वॉल्यूम में अधिक सर्विस एरिया मिलता है और जर्मिनल एपिथेलियम का विस्तार होता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस की कैपेसिटी को बढ़ाता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. फिर से आए असर्शन एंड रीजन का. असर्शन क्या दिया है? टेस्टोस्टेरोन indirectly support spermatogenesis. रीजन क्या दिया है? It acts via Sertoli cells to promote germ cell development. ठीक है, क्या पूछा है इसमें एक्चुअली? कंसेप्ट क्या है? इनडायरेक्ट रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है, देखिए क्या आएगा इसका आंसर. ट्राई कीजिए. यस, ऑप्शन नंबर both A and R are true and R explains A. क्योंकि देखिए, टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, सबको पता है, क्योंकि ये सर्टोरी सेल्स के माध्यम से जर्म सेल्स डेवलपमेंट और मेयोटिक प्रोग्रेशन को प्रमोट करता है. इसलिए असर्शन और रीजंस दोनों सही होते हैं, और रीजंस असर्शन को इस साफ रूप से एक्सप्लेन करता है कि यही ट्रू है. ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन गाइस. Which factors would most immediately reduce sperm mortality without affecting sperm count? Reduced FSH secretion, defective epididymal function, inhibited mitosis of spermatogonia, या फिर damage to seminiferous tubule. चलो guys, क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, डिफेक्टिव एपिडिडाइमल फंक्शन. क्योंकि देखिए, अगर स्पर्म काउंट नॉर्मल रहे लेकिन मोर्टेलिटी में तुरंत गिरावट आ जाए, तो इसका सबसे संभावित कारण एपिडिडाइमल फंक्शंस का डिफेक्ट होता है, क्योंकि स्पर्म मोर्टेलिटी और फर्टिलाइजिंग कंपोनेंट्स एपिडिडाइमिस में ही विकास होती है, जबकि स्पर्म काउंट का निर्धारण सेमिनिफेरस ट्यूबुल में होता है. ठीक है, तो आज के ये 50 क्वेश्चन हमने देख लिए. बाकी और आने वाले हैं, तो चैनल को शेयर कीजिए. अगर आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए. अगर किस चीज़ का आपको एक्सप्लेनेशन नहीं समझा वो भी बताइए. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन मोर इजी वे. ठीक है, अगर आज हमने आज के ह्यूमन रिप्रोडक्शन के क्वेश्चंस आप लॉजिक के साथ सॉल्व कर पाए हो, तो इसका मतलब चैप्टर सिर्फ याद नहीं हुआ है, समझ गए हो. ठीक है, नीट में सिलेक्शन रट्टा से नहीं होता.
क्लैरिटी, सीक्वेंस और रेगुलेशन से होता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ऐसा चैप्टर है कि जहाँ से छोटी सी हार्मोनल शिफ्ट पूरा क्वेश्चन चेंज कर देती है, इसलिए फोकस फैक्ट पर नहीं, अपने कनेक्शंस पे रखो। ठीक है, पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, अगले वीडियो में हम इसी चैप्टर को और ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड वे में तोड़ना सीखने वाले हैं। ठीक है, तब तक कंसेप्ट को रिवाइज करो, डायग्राम सोचो और क्वेश्चंस के पीछे जो व्हाई है उसको देखो, वो व्हाई क्या पूछा है। ठीक है, कुछ लगे तो कमेंट कर दें। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।